जोर का झटका है जोरों से लगा है लगा। आप सोच रहे होंगे भाई झटका क्यों लग रहा है, तो क्योंकि आज हम झटके की ही बात करेंगे। झटका मीन इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। जो देता क्या है हमको, जोर का झटका। कैसे? ये देखो, देखा ये देखो झटका। तो जोर का झटका हाई जोरों से लगा यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी एक ऐसी फिजिकल चीज़, एक ऐसा भौतिक चीज़ जो हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन कर के रह गया है और हम उसके बिना नहीं रह सकते। एक सेकंड के लिए एडिसन साहब की बनाई हुई चीज़ बुझती है। अरे बल्ब की बात हो रही है। तो एडिसन साहब की बनाई हुई बल्ब अगर बुझ जाती है तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाता है। अब यार तुम तो बुरे मान गए, अंधेरा कर दिए। भाई लाइट जी हाजिर हो। क्या? तो अगर एक सेकंड के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम अंधेरे में हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी की लगभग सारी प्रक्रियाएं, सारे प्रोसेसेस रुक जाते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन काम करना बंद कर देती है। आपका प्रेस कपड़ों को प्रेस करना बंद कर देता है। टेलीविज़न साहब रूठ जाते हैं, आपको प्यारे प्यारे सीरियल और मूवी दिखाना बंद कर देते हैं। रेडियो साहब नाराज़ हो जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। आपका बॉडी पसीना बहाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यारा सा एसी है ना, बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप पसीने में भीग जाते हैं, फिर आप चिल्लाते हो हे भगवान, या कोई तरह से लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। तो ये लाइट आ गई। तो आज हम इनको समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था ह्यूमन आइज़ के बारे में। ह्यूमन आई क्या होता है, ह्यूमन आई में एकोमोडेशन पावर क्या होती है, जिसको हिंदी में समंजन क्षमता कहते हैं। ह्यूमन आई में क्या क्या आई डिफेक्ट्स होते हैं, यानी नेत्र दोष कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया बिंदुकता जरा दृष्टि दोष और कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, ऐसे तरह तरह के दोषों के बारे में हम लोगों ने देखा था, समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने आई डिफेक्ट से रिलेटेड NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। अगर ये सारी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, जाकर दर्शन कर लीजिएगा। तो अब हम दर्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं हम विद्युत। कोई भी भाई अंग्रेजी मीडियम वाला लड़का है, क्या बोला? अंग्रेजी, यानी कोई भी इंग्लिश मीडियम का जो हमारा एंटी फॉर एडजस्टिंग यानी सिस्टीपोनियाज वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों समझ में आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? विद्युत। विद्युत है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो सिंपल सी बात है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन बन गया क्या कि सर व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आपने छोटे क्लासेस से पढ़ा है कि एनर्जी इज अ फिजिकल फैक्टर विच गिव्स द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि ऊर्जा एक ऐसा भौतिक कारक होता है जो हमें कार्य करने की क्षमता देता है। अब अगर मेरी बात से आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपके घर में खूबसूरत सी पता नहीं कितने इंच की LED टीवी लगी हुई है और अगर इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब वहाँ से चले जाएं तो आपकी टीवी चलना बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अगर ये भाई साहब रहेंगे तो आपकी टीवी आपको खूबसूरत खूबसूरत चेहरे से दिखाती रहेगी, चेहरों से मुखातिब कराती रहेगी और आप अपनी खोई हुई दुनिया में मस्त रहोगे, इन द पैराडाइज यानी स्वर्ग में। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तो वॉशिंग मशीन साहब बुरा मान जाते हैं, कपड़ा धुलना बंद कर देते हैं, हाँ है ना? अगर ये इलेक्ट्रिसिटी साहब गायब हो जाए तो क्या होगा? आपका जो आयरन है कपड़ा प्रेस करना बंद कर देगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी साहब गायब हो जाए तो आपके घरों में जो मिक्सर ग्राइंडर साहब हैं घूमता रहता है, वो घूमना बंद कर देगा। मम्मी को सिलबट्टे पे मसाला पीसना पड़ेगा।
अगर यही इलेक्ट्रिसिटी साहब गायब हो जाएं तो आपको हैंड पंप चला करके पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि टुल्लू साहब बुरा मान जाएंगे, जिसको वाटर लिफ्टिंग पंप कहते हो, और पानी कहाँ तक नहीं पहुँचेगी, टंकी तक नहीं पहुँचेगी। तो ये जितनी भी मैंने इक्विपमेंट्स का नाम गिनाया है, फ्रिज है, वाटर कूलर है, हीटर है, आपका आयरन है, आपका मिक्सर ग्राइंडर है, एसी है, ये सब चलते किससे हैं? ये सब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। पहले बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। तो इट इज अ फिजिकल फैक्टर, इट इज अ फिजिकल फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर होता है which gives ability to do work, यानी ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमें कार्य करने की ताकत देता है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ फिजिकल फैक्टर या इज ए फिजिकल फॉर्म विच प्रोवाइड अस एबिलिटी टू डू द वर्क, यानी ऊर्जा एक ऐसा भौतिक कारक है जो हमें कार्य करने की क्षमता देता है, यानी इसी के द्वारा हम कार्य करने लायक बनते हैं। और हमारी भी बॉडी में क्या चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए। जितना हम इतनी देर से बक 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 कर रहे हैं ना, इसके लिए भी क्या यूज़ हो रही है? एनर्जी यूज़ हो रही है। फ़र्क इतना है कि किसी को एनर्जी मिलती है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब से। हमारी बाइक है, वो अगर पानी डाल दो तो बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है पेट्रोल से, उसको पेट्रोल चाहिए। हमारी कारें हैं, अगर पेट्रोल कार है तो पेट्रोल चाहिए, अगर डीजल कार है तो डीजल चाहिए। क्यों? अगर उसके अलावा कोई भी फ्यूल डाल दोगे बुरा मान जाएगा और गुस्सा होकर के खड़ा हो जाएगा पकड़। समझ में बात को? तो यानी कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स स्पेशल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इस दुनिया में हर एक पदार्थ को, हर एक चीज़ को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उसको एनर्जी का एक अलग अलग फॉर्म चाहिए, और उसी तरह की एनर्जी मिलेगी तो वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा, अदरवाइज बुरा मान के बैठा रहेगा। हमें हमारी बॉडी में पेट्रोल डाल दो, हम लोग बुरा मान जाएंगे, बॉडी बुरा मान जाएगी, बॉडी के ऑर्गन्स, अंग काम करना बंद कर देंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। मिट्टी का तेल डाल दो, बुरा मान जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में अगर हमें हेल्दी फूड्स डाल दो, चाउमीन डाल दो, बर्गर डाल दो, पिज़्ज़ा डाल दो, है ना, जी नहीं, ये आपके लिए जंक फूड का काम करते हैं। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, आपको फ्रूट्स, आपको जो अंकुरित चने हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपकी बॉडी में जा कर के ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, जिसको आप रेस्पायरेशन, हिंदी में श्वसन कहते हैं, और श्वसन क्रिया होने के बाद उस फूड मटेरियल से, उस खाने से आपकी बॉडी को बायोलॉजिकल एनर्जी मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं जैविक ऊर्जा। यानी कि देयर इज़ नथिंग विदाउट एनर्जी, बिना ऊर्जा के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी को इतना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों मानते हैं? अब भाई मानी सी बात, जिसकी तारीफ होती है उसके बारे में दुनिया छानबीन करना शुरू करती है, और बहुत लोग तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो हम भी पीछे लग जाते हैं भाई कि क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी को एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। तो नंबर 1, पहला, इट इज विदाउट पॉल्यूशन। सबसे बढ़िया चीज जो है, आज पूरी दुनिया पॉल्यूशन से परेशान है। देयर इज ए लॉट ऑफ पॉल्यूशंस। जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज्ड होते गए, सभ्य होते गए, जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते गए, वैसे वैसे हम लोग असभ्य भी होते गए। हमने नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। वी बिकम्स द गॉड। फिलहाल ये अतिशयोक्ति हो गया, हिंदी में हाइपरबोल हो गया कि इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों? पेड़ काट दो। अरे पेड़ कट जाएगा भाई तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? नहीं, काट दो, है ना। तो पेड़ काट दो, साउंड पोल्यूशन क्रिएट कर लो, न्यूक्लियर पोल्यूशन क्रिएट कर लो, जिसको नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर लो, जल प्रदूषण, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर दो, हवा को भी गंदा कर दो, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, है ना, ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह लो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो विदाउट पोल्यूशन है, इसमें पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा, इट्स प्रोडक्शन, यानी इसको बनाना, इज लेस कॉस्टली, यानी सस्ता है, एंड इजी, आसान है, टू ट्रांसपोर्ट,
यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको बनाना आसान है। भाई हमारे देश में जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, एक पवन चक्की लगा दो, विंड व्हील लगा दो, बढ़िया गोल गोल घूमता रहेगा हवा से, टरबाइन घूमती रहेगी, बिजली मिलती रहेगी, फ्री की बिजली है। अगर हम जो सी एरियाज़ हैं, समुद्री एरियाज़ हैं, पानी में कितनी ताकत होती है, टरबाइन मशीन लगा दो, टरबाइन घूमता रहेगा, पानी का तो काम ही बहना, तो फ्री में बह रही है, इसलिए बड़े बड़े डैम्स बनते हैं। तो इसको बनाना यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना कैसा है, लेस कॉस्टली है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एक लंबा सा कंडक्टर तार ले लो, इधर से छुआ दो, उधर वाले मजा लेंगे बढ़िया। तो यानी कि आपने देखा पावर हाउस आपके घर से कितनी दूर होता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कंडक्टर में यानी तार में क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, तुम्हारे घर तक पहुँच गई। उसको ढोने के लिए हमें ठेलिया, कार, रिक्शा नहीं करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आसान है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है। वैसे हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी बहुत लाजवाब है जो अनलिमिटेड एनर्जी दे सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी, हिंदी में नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन बस अभी तक कारण क्या है कि आप लोगों को पबजी से, मोबाइल से, फ्री फायर से, ना ये तो ऐड हो गया, इन सब चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अगर आपको इससे फुर्सत मिले तो हमारे देश को अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिले, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिले, अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, लेकिन आप तो अपनी सारी पोटेंशियल इसी में डाल देते हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए डिस्कवरी कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब चले गए, उनकी जगह खाली हुई है, आप में से किसी को लेना चाहिए, लेकिन आप तो फ्री हो, बहुत बिजी हो। किस में बिजी हो, बेमतलब की चीज़ों में बिजी हो फिलहाल। तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को कोई ऐसी चीज़ हम बना लें, जैसे हमारे घरों में गैस का रेगुलेटर है, जब चाहो खोल दो, गैस निकलेगी, इस्तेमाल करो, ज़रूरत नहीं है बंद कर दो। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ज़रूरत है यूज़ ऑन कर लो, ज़रूरत नहीं है ऑफ़ कर दो। फिलहाल हमें बिजली बचानी चाहिए। अगर ऐसे ही हम कोई एक इक्विपमेंट बना लें कि हम जब चाहें उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो और चाहे न्यूक्लियर फिशन, यानी चाहे नाभिकीय विखंडन हो और चाहे नाभिकीय संलयन क्रिया हो, तो ऐसी कंडीशन अगर हम बना ले जाएं कि जब चाहे तो एनर्जी इस्तेमाल करें, जब ना चाहे बंद कर दें, तो 1 चम्मच यूरेनियम से आपके आने वाली 7 पुश्तें कार चला सकती हैं। इतनी एनर्जी डेवलप होगी 1 चम्मच यूरेनियम से। लेकिन हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं कर पाई है कि हम जब चाहें उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में इस्तेमाल कर सकें। बाकी आगे कहीं आएगा तो न्यूक्लियर एनर्जी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है, इसको पैदा करना आसान है, यानी लेस कॉस्टली होती है और इसमें पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम समझते हैं कि जब कहीं इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वहाँ पर डेवलप होता है चार्ज, यानी हिंदी में आवेश। तो ये आवेश यानी चार्ज कौन सी बला है, इसको समझते हैं। तो अगर हम चार्ज की बात करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, मुस्कुराते हुए बड़ो भाई, मुंह बना के पढ़ने से क्या फ़ायदा है ना, मुस्कुराइए, कृपया आप लोग मुस्कुराइए। देखिए, अगर आप लोग सोचते हो कि हम इस मूड में क्यों पढ़ाते हैं, तो मुझे मालूम है कि वैसे भी पढ़ने में आप लोगों का मन नहीं लगता। तो तुम लोगों की बात नहीं, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स पे ये बात लागू नहीं होती। क्यों? दे आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन जो इन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो तभी तो पढ़ रहे हो ना, है ना। तो जो आप लोगों को पढ़ने वैसे ही मन नहीं लगता, तो थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा रस मिल जाता है और जूसी चीज़ें लोगों को पसंद होती ही हैं। तो चार्ज की बात करते हैं, आवेश क्या होता है। इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ये एक भौतिक गुण है। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का, बाई विच, जिसके द्वारा, इट अट्रैक्ट, ये आकर्षित करता है, मतलब खींचता है, और आर रिपेल एनी अदर सब्सटेंस। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि भाई चार्ज क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं, तो इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक भौतिक गुण होता है, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का,
बाई विच इट अट्रैक्ट आर रिपेल, जिसके द्वारा ये किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है यानी आकर्षित करता है यानी खींचता है, और या उसको रिपेल करता है यानी प्रतिकर्षित करता है अदर सब्सटेंस, अपने पास रखी हुई किसी दूसरे सब्सटेंस को। और बहुत सिंपल सी बात है कि भाई दो लोग अगर आसपास आएंगे, या तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन होगा तो समझदार हैं आप, और रिपल्सन होगा तो भी आप समझदार हैं, फिर तो मारपीट रखी है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की तरफ अपना अट्रैक्शन शो करे या उस चीज़ को अपने से रिपेल करे, उसी को हम बोलते हैं चार्ज। और ध्यान रखिएगा, देयर इज़ नथिंग विदाउट चार्ज। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास चार्ज ना हो। जैसे किसी इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बात समझ पाए, तो उसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है, वो शॉर्ट टेम्पर इंसान है, फिलहाल ये बहुत बैड प्रॉपर्टी होती है। किसी इंसान को गुस्सा बहुत देर में आता है या बहुत कम आता है, तो चार्ज उस पर भी है, फ़र्क इतना है कि वो शॉर्ट टेम्पर नहीं है। क्लियर? तो कोई भी ऐसी चीज़, अगर हम, न्यूटन साहब ने भी कहा था, क्या न्यूटन साहब ने कहा है आपको कि अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी दो सब्सटेंस को एक दूसरे के पास रख दें तो उन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। देख लो आपको, तो M1 क्या है, एक फर्स्ट सब्सटेंस है और इसका मास है। M2 क्या है, दूसरे पदार्थ का मास। क्लियर? और ये क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो अगर दो चीज़ें एक दूसरे के आसपास रखी जाएंगी तो उन पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल लगेगा, या तो उन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चार्ज कह सकते हैं। और ऐसी आपने बात पढ़ी है कूलाम्स के लॉ में कि E K कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर आसपास हम कोई दो चार्जेस रख देंगे तो उन चार्जेस पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी एक बल कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है? तो यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दो चीज़ों को आसपास रखो और उन पे कोई फिनोमेना डेवलप ना हो। दो चीज़ें आसपास आएंगी, इंसान हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कोई अनजाना इंसान आपके सामने एंट्री करता है, कोई अनजान एक्टर, कोई अनजान एक्ट्रेस और कोई अनजान तुम्हारी लाइफ में, तो या तो तुम उसको देख करके नाखुश हो जाते हो, मुंह बना लेते हो, और या तो आपको पसंद आता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। दिस इज चार्ज। अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज होता कितना तरह का है। तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। एक होता है नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिसको हिंदी में बोलते हैं धन आवेश। नंबर 2 होता है नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं CHARGE चार्ज, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, हिंदी में ऋण आवेश। कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हार्टली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मच इंटेलिजेंट देन मी इन माई व्यू। यानी मेरी निगाह में आप सभी लोग हमसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं, इस बात को हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं। इसलिए कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि महोदय प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है? अब अगर हम बात करें कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये चार्जेस कब आते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आके देखते हैं। मस्ती के साथ पढ़ने का, पढ़ना समझ में आए तो भी पढ़ने का, और पढ़ना नहीं समझ में आए तो भी पढ़ने का, इसीलिए तो कहते हैं का नोवेम्बर को शिवा। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करें, प्रॉपर्टीज यानी हिंदी में गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण क्या होते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट से बुरा मत मानिएगा भाई, हम आपको भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको मेरा साथ देना होगा, एंड आई एम ऑल्सो साथ देंगे यू, क्या गजब अंग्रेजी, साथ देंग यू, हम ऑल्सो। ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं, यानी आवेश के गुण क्या क्या है। नंबर 1 सेम चार्ज, यहाँ ऐसे लिखते हैं सेम चार्ज, सेम माने समान, चार्ज मीन आवेश, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर दो सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ पाए? क्योंकि आपको मालूम है कि जो अट्रैक्शन होता है ये हमेशा अपोजिट चार्ज में होता है। आगे आप समझदार हैं कि अट्रैक्शन हमेशा कहाँ होता है, अपोजिट चार्ज में। ऐसे हाँ, गलत ट्रैक में मत जाओ भैया, हम बात कर रहे हैं कि हमेशा गरीब का अट्रैक्शन किधर होता है, अमीर की तरफ। कम पढ़े लिखे का अट्रैक्शन किधर होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे की तरफ। हमेशा ज़मीन का अट्रैक्शन किधर होता है, आसमान की तरफ। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जिसके पास कोई चीज़ कम होती है उसका अट्रैक्शन किधर होता है, जिधर वो चीज़ होती है। कोई शॉपकीपर है तो उसका अट्रैक्शन कहाँ होता है, मार्केट की तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी सारी फुलफिलमेंट कहाँ होती है, जाके मार्केट में। सही ट्रैक की बात क्या करो। नंबर 2, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर यानी जो अपोजिट चार्ज होता है, मान लो प्लस और माइनस, ये एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चुंबक ले लो और चुंबक के दो सिरों को, बचपन में खिलवाड़ आपने किया होगा, ये लिया ये लिया, पास में लाए, टक से चिपक गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चुंबक का नॉर्थ था और दूसरे चुंबक यानी मैग्नेट का साउथ आपने आपस में टच कर दिया। मान लो इसका नॉर्थ इसका साउथ, यानी प्लस और माइनस, टक से आवाज आएगी। लेकिन अगर इसी में से किसी एक चुंबक को पलट दो, मान लो हमने इसको पलट दिया, अब जब इसके पास लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको खूब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखता है, आपको ऐसे ऐसे फोर्स का एहसास होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ज़बरदस्ती चिपकाते हैं और छोड़ते और टक से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब आपने या तो नॉर्थ और नॉर्थ को मिला दिया या तो साउथ और साउथ को मिला दिया, और इससे क्या पैदा हो जाएगा, रिपेल। यानी कि सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, यानी हिंदी में प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण, और अपोजिट चार्जेस हैं यानी विपरीत आवेश है तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, चिपक जाएंगे। ऐसा ही हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। नंबर 3 प्रॉपर्टी, चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। यानी किसी भी सिस्टम का, किसी भी एक कंप्लीट सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। यानी कि आवेश हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है, नियत होता है और सुरक्षित होता है। मतलब क्या निकला समझो। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हिंदी में आवेश संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण के नियम को ये फॉलो करता है। तो वो नियम कहता क्या है, वो नियम कहता है energy neither be created nor be destroyed, it can only change from one form to another form। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी बात को श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में आपको कहा भी था, क्या, आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, वो अमर है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये भी क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। क्लियर? तो अगर हम इसको समझें तो इसको आप इस एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हो कि मान लीजिए, थोड़ा सा इमेजिन आपको करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आप 4-5 लोग हो, मान लेते हैं 5 लोग हो, और सबको हमने क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा, सबको हमने 10 कूलाम की चार्ज आपको दे दिया हमने। तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 5 लोगों को कितना चार्ज मिला, 10 10 10 10 10, टोटल चार्ज कितना हो गया, 50। यस और नो? हर एक के पास चार्ज कितना है, 10 कूलाम, ठीक है। अब हुआ क्या कि फर्स्ट ने, इन 5 फिंगर्स को देखो, फर्स्ट ने अपना चार्ज सेकंड को दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट के पास चार्ज कितना हो गया, 0, और सेकंड के पास कितना हो गया, 10 पहले था और 10 इसका, कितना होगा 20, और इन तीनों के पास कितना है, 10 10 10, तो 20 + 10 + 10 + 10 कितना हुआ, 50, और था कितना, 50, और अभी कितना है, 50। बस फर्क क्या है कि अभी तक ये 50 चार्ज 5 लोगों के बीच में था, अब एक के पास 0 है, 4 लोगों के पास मिल करके 50 कूलाम का चार्ज है। अब क्या हुआ, इसने अपना चार्ज इनको दे दिया, ठीक है। तो अब इसके पास भी 0 हो गया, इसके पास भी 0 हो गया, और इनके महोदय के पास कितना हो गया, 10 अपना था और 10 इसका और 10 इसका, कितना इनके पास 30, और 30 और 20 कितना है 50। ध्यान देना, जबकि इन दो सिस्टम्स का यानी इनका और इनका चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, लेकिन इन तीन के पास टोटल चार्ज कितने हैं, 50 कूलाम। अब इन्होंने अपना चार्ज इनको दे दिया, ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, 0 हो गए। अब कितने लोग बचे, 2, लेकिन चार्ज कितना है, 10 इनके पास है, 40 इनके पास है, तो 40 + 10 कितना हो गया, 50। इन्होंने भी अपना चार्ज इनको दे दिया।
अब अकेले एक सिस्टम के पास चार्ज कितना है 50 और 4 के पास चार्ज कितना है 0, लेकिन टोटल चार्ज कितना है 50 है और था कितना 50। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, इस दुनिया में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। सन से एनर्जी किसको मिलती है? प्लांट को। प्लांट से एनर्जी किसको मिलती है? हर्बीवोरस को, यानी शाकाहारी को। तो शाकाहारी ने खाया किसको? खाया उसने प्लांट, और लेकिन प्लांट में एनर्जी आई कहाँ से? सन से। तो जो शाकाहारी जानवरों में यानी वेजिटेरियन में जो एनर्जी आई वो है किसकी एनर्जी? वो है सन की ही एनर्जी। बट फर्क इतना है कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, कि हमने लिया, हमने खाया किसको? हमने खाया प्लांट्स को। तो हमें एनर्जी किससे मिली? प्लांट से। लेकिन प्लांट को एनर्जी किससे मिली थी? सन से। तो हमारे अंदर एनर्जी है कौन सी? है तो सन वाली ही एनर्जी ना। और उस एनिमल ने, किसने? उस हर्बीवोरस को, यानी उस शाकाहारी जानवर को खा लिया किसी मांसाहारी जानवर ने। मान लीजिए खरगोश को बिल्ली ने खा लिया, तो बिल्ली को एनर्जी किससे मिली? खरगोश से। और खरगोश को एनर्जी किससे मिली थी? प्लांट से। और प्लांट को एनर्जी किससे मिली थी? सन से। तो बिल्ली में भी तो एनर्जी जो है वो सन की ही तो है। फर्क इतना है कि इनडायरेक्ट रूप में है, हाँ है ना। फिर ये जो बिल्ली है इसको कोई भी या जो और भी जानवर है इनको क्या खाएगा? ऑमनीवोरस एनिमल खा लेगा, हिंदी में सर्वाहारी। और सर्वाहारी कौन होता है? इंसान, जो कि सबसे नालायक जानवर है, कुछ भी खा जाता है, कूड़ा कबाड़ कुछ भी। तो इंसान क्या करेगा? इंसान प्लांट को भी खा सकता है, इंसान खरगोश को भी खा सकता है यानी शाकाहारी को, और इंसान मांसाहारी को भी खा सकता है। तो इंसान के अंदर जो एनर्जी आई वो किसकी आई? सन की एनर्जी तो है, लेकिन आई किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू, हर्बीवोरस के थ्रू यानी शाकाहारी के थ्रू, और मांसाहारी के थ्रू। क्लियर। उसके बाद जब प्लांट और हर्बीवोरस यानी एनिमल और कार्निवोरस यानी मांसाहारी और ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी, ये तीनों मरेंगे, तो मरने के बाद क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। और डिकम्पोज होके वो किसको मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, सॉइल के फॉर्म में, या एटमॉस्फेरिक और सब्सटेंस के फॉर्म में किसको मिलेंगे? प्लांट्स को मिलेंगे। तो प्लांट की एनर्जी ऐसे चली थी और वापस कहाँ पहुँच गई? प्लांट के पास पहुँच गई। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी कंजर्व है और वो चक्र के फॉर्म में चलती रहती है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कैसी है? फिक्स है। यानी पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कैसी है? कंजर्व है, फिक्स है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा फिक्स है, निश्चित है। सिर्फ वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे 100 रुपए का नोट 10 टुकड़े में कर लो, तो उसी 100 रुपया को 10 टुकड़ों में हमने बांट दिया, लेकिन है कितना? 100 रुपया। क्लियर। और पॉइंट नंबर 4 क्या है कि एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर। यानी एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है या चार्ज जो है ये एडिटिव है, यानी इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी सिस्टम है और कोई हमसे पूछे कि उस पूरे सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो उस पूरे सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, मान लो उसके पास Q1 एनर्जी थी, Q2 थी, Q3 थी, तो इन तीनों एनर्जीज को जोड़ लो, उसकी टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगी। यानी कि हिंदी में ऊर्जा कैसी है? योगात्मक है। आवेश कैसा है? योगात्मक है, यानी आपस में जुड़ जाता है। अगर प्रैक्टिकली समझना है तो मान लीजिए कि आपकी जेब में, आपके पास एक जेब ऊपर है, एक इधर है, एक नीचे है, आपकी जेब में 8-10 जेब है। हमने पूछा कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, सभी जेब के पैसे को निकाल लो और जोड़ लो, टोटल बता दोगे। वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के पास मान लो अलग अलग पॉइंट पर खूब ढेर सारे चार्जेस हैं, तो हम पूछें कि उस सिस्टम के पास, उस पूरे निकाय के पास कुल आवेश कितना है, कुल चार्ज कितना है, तो उसके हर एक पॉइंट पे जितना चार्ज है सबको जोड़ते चले जाओ, टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी एनर्जी कैसी है? यानी कि चार्ज कैसा है? एडिटिव इन नेचर है। और कैसा है? कंजर्व्ड है, यानी सुरक्षित है, हमेशा फिक्स रहेगा, इसका मान कभी नहीं बदलता है, सिर्फ इसका रूप बदलता है, फॉर्म बदलता है। जैसे पेट्रोल क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, इसको डाल दो किसी गाड़ी में, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, तो क्या हुआ? जो केमिकल सब्सटेंस था पेट्रोल, वो कन्वर्ट किस में हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, यंत्र ने चलना शुरू कर दिया। तो लेकिन जो बाइक के पास एनर्जी है वो है तो पेट्रोल की ही ना। तो चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। और नेचर में कैसा है? यानी उसमें स्वभाव में कैसा है? एडिटिव है, यानी योगात्मक है, वो आपस में जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि चार्ज की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन यानी हिंदी में एकत्रीकरण या एक साथ इकट्ठा हो जाना, एक जगह पर ग्रुप्ड हो जाना।
तो जो चार्ज होता है इसके पास क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर टोटल चार्ज हमसे पूछा जाए तो हमें ये बताना होगा कि उस चार्ज से, उस सब्सटेंस से, उस पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला है या कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास आया है। तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें उस सब्सटेंस का टोटल चार्ज मालूम चल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहां पर Q क्या है, चार्ज है यानी आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और E की वैल्यू माइनस में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होती है। यानी कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम का चार्ज होता है। क्लियर? तो अगर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए हमने कहा, क्वेश्चन बना लेते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, देयर इज ए सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है जिससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका चार्ज बताओ। तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। अगोड़ E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ध्यान दो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो इसको 16 मानो, तो 16 10 जा 160, और कितने प्लेस पे डेसिमल था, एक प्लेस पे डेसिमल था, तो इंटू पावर कितनी थी, 10 पावर माइनस 19, क्या आया, कूलाम। तो आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा Q इज इक्वल टू 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब हम समझते हैं कि एक कूलाम की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर हम एक कूलाम की बात करें, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, बोर्ड के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एक कूलाम की बात करें तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 into 10 power 9 Newton on equal charge putted at 1 meter to each other। यानी कोई आपसे पूछे कि एक कूलाम चार्ज का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि 1 कूलाम इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये आवेश की वो मात्रा है यानी चार्ज की वो क्वांटिटी है, विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन, जो कि 9 इंटू 10 पावर प्लस 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है, किस पर, दो सेम चार्जेस पर जिनकी क्वांटिटी सेम हो चार्ज की, और एक दूसरे से वो कहाँ रखे हों, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हों। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे अगर 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उस चार्ज को क्या बोलेंगे, 1 कूलाम चार्ज। यानी कि इन दोनों के पास चार्ज कितना है, 1 कूलाम चार्ज है। और ये आया कैसे है, ये आया है कूलाम्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ से। अभी इसको हम आगे समझते हैं, यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि कूलाम्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो F है इतने की वैल्यू, ये कांस्टेंट होता है, इतने की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 यानी फर्स्ट चार्ज कितना है, मान लो 1 कूलाम है, सेकंड चार्ज कितना है, वो भी 1 कूलाम है, क्योंकि बोला गया है इक्वल चार्ज यानी बराबर चार्ज होना चाहिए। तो पहले का भी चार्ज कितना, 1 कूलाम, दूसरे का भी चार्ज कितना, 1 कूलाम। अगर सेम चार्ज होगा, मान लो प्लस है और प्लस है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, लेकिन कितने न्यूटन का रिपल्सन होगा, इतने न्यूटन का। अगर दोनों चार्ज एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपको हमने पीछे बताया था भी क्या, कि अपोजिट चार्ज में, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, तो अट्रैक्शन होगा। तो जो अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण होगा वो भी कितने का होगा,
9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का, अपान दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो स्क्वायर है तो 1 इंटू 1। तो ध्यान दो, इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो बचा क्या, F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻9, बचा कि नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं कि सेम चार्ज का अगर दो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उन पर अगर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो जो चार्ज है वो 1 कूलाम कहलाएगा। अब हम समझते हैं कि कूलाम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जो कि आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी, और इलेक्ट्रिसिटी हम जब तक पढ़ेंगे तब तक के लिए। तो कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square and inversely proportional to square of distance between them। यानी जो कूलाम्स लॉ है, जिसको आप इनवर्स कूलाम्स लॉ कहते हैं या इनवर्स स्क्वायर कूलाम्स लॉ कहते हैं, वो ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उन पे जो फोर्स लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर दो चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है, तो इन पे जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के बराबर। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। 3 चार्जेस हैं तो Q1 Q2 Q3 और भी हैं, ऐसे करते चले जाओ। ठीक है, फिलहाल 2 के लिए बात करते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी द फोर्स ऑन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल सम ऑफ बोथ चार्जेस। हिंदी में दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। और दूसरी लाइन ये बोल रही है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो फोर्स होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस यानी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द फोर्स ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। हिंदी में इन दो आवेशों पर जो बल लगेगा वो उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती क्यों? क्योंकि 1/में रखा है। तो इनवर्सली चार्ज का मतलब अगर आप लोग नहीं समझते हो तो समझ लीजिएगा, अगर कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टी बात होगी। और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी हिंदी में अनुक्रमानुपाती होता है तो सीधे ध्यान दो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी अगर F बढ़ाना है तो इन दोनों की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर इनकी वैल्यू घटेगी तो F की वैल्यू घटेगी, इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये सीधे इस पे डिपेंड करता है, इसके साथ जो भी होगा वही इसके साथ भी होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जो इनके साथ होगा उसका उल्टा असर इन पे पड़ेगा। तो अगर इन दोनों फार्मूलाज को हम जोड़ दें तो F प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q1 इंटू Q2, ये इंटू है, अपान क्या बन गया, R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को यानी अनुक्रमानुपाती के निशान को हटा दें तो एक कांस्टेंट यानी स्थिरांक आ जाएगा। तो F इजिकल टू इसकी जगह पर क्या आ गया, K, और फॉर्मूला क्या था, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर।
और हमें मालूम है कि k यहाँ पर क्या है, k एक कांस्टेंट है यानी हिंदी में स्थिरांक है। इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो फार्मूला बन गया F = k के प्लेस पे 1/4 ये है पाई और इसको बोलते हैं F�silence0 और इनटू फार्मूले में क्या था Q1 × Q2 अपान क्या R²। ये हमारा मेन फार्मूला बन गया। क्लियर। और जो इधर देख लेते हैं, जो 1/4πε0 होता है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। ये आपको लर्न रखना है। ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है। इसको आप लर्न रखेंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉफिट होगा, न्यूमेरिकल्स हमें आसान हो जाएगा। और जो k की वैल्यू होती है ये एयर के लिए और वैक्यूम के लिए हमेशा 1 होती है। थोड़ा सा डेसिमल के कई प्लेस के बाद डिफरेंस होता है, लेकिन आप 1 ही मान के चलिए। तो k की वैल्यू एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होती है। और इसकी अगर हम बात करें k होता क्या है, तो इसको हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब समझो क्या होता है। कोई भी मीडियम यानी कोई भी माध्यम अपने अंदर से या अपने के थ्रू कितने चार्ज को या कितनी इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने देता है वही उसका परावैद्युतांक कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ चार्ज के लिए या विद्युत धारा के लिए कितना सुचालक है, कितना कुचालक है, यानी कितना कंडक्टर है, कितना नॉन कंडक्टर है, यही उसका परावैद्युतांक यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। और हमें मालूम है कि जो हमारा वायु है या जो हमारा वैक्यूम है ये अपने थ्रू करंट को बहुत ही कम क्वांटिटी में आने जाने देता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 है। अगर आप इससे नहीं समझ पाए तो प्रैक्टिकल समझो। 10,000, 11,000 और 33,000 के लाइटें और वैद्युत तार यानी जो बड़े बड़े करंट हैं वो हमारी खेतों में खड़े हैं। आपने बड़े बड़े टावर देखे होंगे जिन पे नंगे तार नेकेड वायर्स चल रहे हैं और उनमें हाई वोल्टेज करंट चल रहा है। तो क्या कभी आपको करंट लगा? जबकि हवा चलती है तो उन्हीं तारों से होके आगे हमें लगती है। मतलब क्या हुआ कि एयर एक नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, यानी एक कुचालक जैसा काम करता है जिससे हवा में करंट नहीं बहता। अगर ऐसा होता तो हम आप हवा में ही मर जाते। क्यों? हवा किसी भी हाई इलेक्ट्रिक सोर्स से या हाई वोल्टेज से छू कर आती और हमें करंट लगता। क्लियर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, यानी वो माध्यम, वो मीडियम कितना कंडक्टर है, कितना नॉन कंडक्टर है, इसी को परावैद्युतांक यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। और के से शो करते हैं। वायु यानी एयर और वैक्यूम यानी निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। तो ये था कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये लॉ कहता क्या है, फट से रिपीट कर लेते हैं। ये लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? मल्टीपल सम के। और वो फोर्स इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जोड़ेंगे ये फॉर्मूला बनेगा। इनवर्स ये प्रोपोर्शनल का साइन यानी अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक स्थिरांक यानी के कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। इस तरह से ये आपका जो चार्ज है ये चार्ज आपका फिनिश होता है। यानी हमने इस लेसन में क्या समझा? हमने इस लेसन में चार्ज के बारे में समझा, आवेश क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा, यानी विद्युत क्या होती है। एनर्जी के बारे में समझा, एनर्जी क्या होती है। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी हिंदी में ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी समझा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को समझा, यानी कि आवेश गुण क्या होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वैल्यूएबल वीडियो पहुँचे और उन तक मेरी बात पहुँच सके। इसमें मेरी हेल्प भी कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशंस ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।